वेलकम टू आवर क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारी मैकेनिक्स की क्लास। चलिए, अभी तक का आप लोगों का सारा मैटर क्लियर है। साथ के साथ आप लोग करते जा रहे हो सारे डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं साथ के साथ किया करो। रफ कॉपी में करके देखा करो कि आप खुद से उसे सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट सेकंड। बस एक दो लेक्चर्स बाकी हमारे सेकेंड यूनिट के, उसके बाद हमारे सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट। और आप लोग के स्टार्टिंग की 2 यूनिट थी, यही ज़्यादा थोड़ी लेंदी थी, थोड़ी बड़ी थी, ज़्यादा सिलेबस आपका कवर कर रही थी। इसके बाद जो हमारी थर्ड फोर्थ यूनिट है वो दोनों थोड़ी छोटी छोटी है, इसलिए जो यहाँ ज़्यादा टाइम लग भी रहा है वहाँ इतना नहीं लगेगा, वहाँ पे आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि ये है कि वहाँ पे आपके थोड़े डेरिवेशंस आगे जाते जाते थोड़े बड़े बड़े होंगे और भी कुछ नई चीज़ें होंगी। खैर चलिए, उनकी बात हम नेक्स्ट जब हमारे स्टार्ट होगी यूनिट तब हम करेंगे। तो हाँ, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हम देख रहे थे कि हमारी जड़त्वाघूर्ण की प्रमेय, 2 प्रकार की प्रमेय दी हुई है जड़त्वाघूर्ण के लिए, जिसमें से हमने पहली कौन सी पढ़ी थी, लंबवत अक्षों की प्रमेय। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड हेडिंग डालेंगे समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। उस दिन हमने कौन सा पढ़ा था, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये प्रमेय आपके आगे काफी यूज में आएंगी, न्यूमेरिकल्स में भी, या आगे अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग शेप का जड़त्वाघूर्ण जब हम निकालेंगे तो वहां पे हमारी बस यही चीजें काम आएंगी। कहीं पे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेगी, कहीं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार देखिए आगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान, जड़त्व आघूर्ण का मान कॉमा उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के पारित, समांतर अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान, तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों के समांतर, व दोनों समांतर अक्षों के बीच, व दोनों समांतर अक्षों के बीच लंबवत दूरी के, लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, आई अगेन रिपीट दिस। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान कॉमा उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली समांतर अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान व दोनों समांतर अक्षों के बीच लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिया। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो स्टेटमेंट लिखा क्या कहना चाह रहा है वो, कि देखो कुछ इस प्रकार का अगर हम कोई पिंड ले रहे हैं, ठीक है, कोई हमने दृढ़ पिंड ले लिया,
हमें क्या करना है, देखो स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है कि किसी पिंड के किसी अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण का मान, मतलब जिसका हमें ज्ञात करना है। मान लो जैसे कि ये कोई अक्ष हो गया ए बी, ठीक है, और इसका केंद्र बिंदु हो गया ओ। इसके पारित हमें जड़त्वाघूर्ण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये किसके बराबर हमने बताया, तो इसके पारित जो जड़त्वाघूर्ण का मान होगा किसके बराबर होगा, पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष। मान लो ये हमने पिंड का द्रव्यमान केंद्र लिया है ओ डैश, तो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला जो अक्ष है, ठीक है, इसको मान लो हमने नाम दे दिया सी डी, ठीक है। तो ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के इसका जो जड़त्वाघूर्ण का होगा वो प्लस इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, मान लो इन दोनों की ये लंबवत दूरी हमने मान ली डी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी डी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है जो कहना चाह रहा है ये थ्योरम, ठीक है। स्टेटमेंट हमारी ये है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये चीज कह सकते हैं कि ये कोई पिंड है, दृढ़ पिंड है, जिसमें हमें क्या करना है कि कोई अक्ष है, मान लो ए बी, हमने घूर्णन अक्ष ले लिया, इसके सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण का मान आई ए बी ज्ञात करना है। तो किसके बराबर होगा, पिंड के, इसको हमने ये द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। तो पिंड के द्रव्यमान केंद्र के लिए जो जड़त्वाघूर्ण का मान होगा मतलब आई सी डी प्लस दोनों के बीच की लंबवत दूरी है इसके वर्ग के और द्रव्यमान और इन दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति करते हैं कि हमें ये मान मिलता है या नहीं। उत्पत्ति या एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, ठीक है ना। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या मानेंगे, कोई भी हम आइवा कण मान लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक आइवा कण ले लिया, इसमें n कण होंगे, हम कोई आइवे कण की बात कर रहे हैं, और उस आइवे कण के द्रव्यमान केंद्र से जो लंबवत दूरी हमने मान ली, इसका स्थिति सदिश कितना मान लिया हमने, आर आई के बराबर, ठीक है ना। इस द्रव्यमान केंद्र से इस आइवे कण की दूरी हमने मानी है किसके बराबर, आर आई के बराबर। यह हमारा द्रव्यमान केंद्र है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया कोई ये पी बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, माना पिंड के बिंदु पी पर आइवा कण स्थित है, ठीक है, जिसकी द्रव्यमान केंद्र से लंबवत दूरी आ रही, हमने मान ली आ रही है, ठीक है। उसकी हमने केंद्र से लंबवत दूरी क्या मान ली, आर आई के बराबर मान लिया, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसका सीधी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण की बात करें, ठीक है ना, कि अगर हम इस कण का सीधी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो इस पिंड का, ये पूरे निकाय की बात कर रहे हैं, इस पिंड का सीधी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, सीधी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और इंटू उसकी लंबवत दूरी के बराबर ही होता है, लंबवत दूरी का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब किसके बराबर हो जाएगा, एम आई आर आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। वहां से लंबवत दूरी, सीधी अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है इस आइवे कण की, एम आई आर आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा, ये तो हमने किसकी बात कर ली, केवल आइवे कण की, परंतु पिंड में एन कण उपस्थित हैं,
क्या उन सब के लिए लेना पड़ेगा, मतलब हम इसका समेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि अतः संपूर्ण निकाय का, यहाँ पे लिख लेना ये इस कण का है, ठीक है ना, आयव्य कण का है, इस कण का, और संपूर्ण निकाय का या संपूर्ण पिंड का क्या हो जाएगा, CD अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, ICD ले लेते हैं हम, बराबर समेशन ले लेंगे हम, I बराबर 1 to n के लिए, 1 से n के लिए कितना, MI RI स्क्वायर के बराबर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पूरे पिंड का केवल किसके सापेक्ष लिया, अभी हमने ये CD अक्ष के सापेक्ष लिया है, लिख लो। कर लिया, ये तो क्या हुआ, पूरे पिंड का हमने किस अक्ष के सापेक्ष, CD अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ले लिया, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम क्या लेते हैं, इस AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो पहले उस आयव्य कण की बात करें, ये सही से बनाना है ना, ये थोड़ा मोटा हो गया है, हाँ आ रही दूरी है, ठीक है ना, और ये हमारा, हाँ ये आयव्य कण है और P बिंदु है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आयव्य कण का AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, IAB इक्वल टू MI मान लो इंटू में, अब यहाँ से टोटल लंबवत दूरी किसके बराबर होगी, D प्लस RI दोनों के बराबर होगी, क्लियर है ना। CD से तो लंबवत दूरी आयव्य कण की केवल कितनी थी, RI के बराबर, अब AB से हुआ तो ये D प्लस RI दोनों के बराबर, मतलब हम लिख लेंगे RI प्लस D का होल स्क्वायर, इसके बराबर होगी, क्लियर है। समीकरण नंबर, अच्छा इसको मत दो समीकरण नंबर, तो ये तो केवल आयव्य कण का है, ठीक है ना। तो पूरे पिंड का हम बात करें, पूरे पिंड का AB अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, IAB बराबर समेशन ले लें हम, I बराबर 1 to n के लिए, ठीक है, इसका MI RI प्लस D का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है। पूरे पिंड का हम इसके सापेक्ष ले ले तो चलो इस मान को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, हमें फाइनली मान तो इस IAB का ही निकालना है ना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम खोल देते हैं, समेशन I इक्वल्स टू 1 to n के लिए MI एज इट इज, इसको खोल दो तो RI स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2D इंटू में RI, क्लियर है। अब इन सबको हम MI से मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लें, तो समेशन I इक्वल टू 1 to n के लिए आपका ये तो कितना हो जाएगा, MI RI स्क्वायर, ठीक है, प्लस MI इंटू में D स्क्वायर प्लस 2D RI इंटू में MI के बराबर, ठीक है। हर एक के लिए हम समेशन लगा देंगे, समेशन सबके लिए लगा लेना, ठीक है। 2D RI MI के बराबर और इन सब मानों के बराबर, क्लियर है। तो अब यहाँ से हम देखो टोटल बात करें हम, तो ये हमारी समीकरण 1 से किसके बराबर, ICD के बराबर आया था, तो इसको हमने लिख दिया ICD, समीकरण 1 से लिखा है हमने, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम D स्क्वायर ले लेते हैं और समेशन MI, प्लस यहाँ पे हम 2D बाहर ले लेते हैं और समेशन क्या हो जाएगा, ये MI RI के बराबर,
समेशन लगाना आई बराबर 1 से n की बात कर रहे हैं, आई बराबर 1 से n की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ऊपर का रफ करो। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास ये आई ए बी बराबर क्या आ रहा है, आई सी डी का मान तो है ही, प्लस डी इंटू में समेशन एम आई, मतलब इससे जितने भी कण हैं उन सबका द्रव्यमान, तो कुल इस निकाय का द्रव्यमान आ जाएगा। मतलब हम इसको कैपिटल एम से लिख सकते हैं, कैपिटल एम और इंटू में डी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है ना? अब ये देखो ये आपका क्या है, पूरा एम आई आ रहा है, किसके बराबर होता है, द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर। और हमने पहले भी कहा था कि किसी पूरे के पूरे अगर हम निकाय की लिए बात करें, संपूर्ण निकाय के पारित, तो द्रव्यमान आघूर्ण का मान कितना हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे चाहे लिख लेना 0। ठीक है, 0 कैसे हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना, क्योंकि समेशन एम आई आर आई बराबर क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण। ठीक है, और द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि पिंड के सभी कण के द्रव्यमान का द्रव्यमान आघूर्णों का योग कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना? तो द्रव्यमान आघूर्ण की परिभाषा से ये जिस अक्ष की हम बात कर रहे हैं इसके पारित सभी द्रव्यमान आघूर्णों का कुल योग 0 होता है। पहले भी हमने पढ़ा था जब द्रव्यमान केंद्र के बारे में हम पढ़ रहे थे, द्रव्यमान आघूर्ण, हमने पढ़ा था कि टोटल पिंड के लिए कितना मान हो जाएगा, 0 होता है। ये आप पहचान तो लेते हो ना, समेशन एम आई आ रही है ओनली, तो वो क्या होता है आपका द्रव्यमान आघूर्ण होता है। चाहो तो लिख लेना, एम आई आर आई स्क्वायर आपका क्या होता है, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण होता है, एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है ना? लेकिन ओनली जब आपकी इसकी बात हो केवल एम आई आर आई, तो ये किसके बराबर होगा, आपका द्रव्यमान आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास आ गया 0, एम्प्लाइज फाइनल हमारे पास रिजल्ट क्या आया, आई ए बी इक्वल टू आई सी डी प्लस एम डी स्क्वायर। और यही था हमारा प्रमेय, तो हैंड्स प्रूफ। नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख लिया? आगे चलो, अब हम लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हमारा क्या रहेगा, कुछ एक अलग अलग डिफरेंट शेप्स के हमें क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है, आई का मान निकालना है। ठीक है ना? अलग अलग चीजों के लिए। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, किसी वृत्ताकार चकती के लिए, चकती के लिए। तो आप हेडिंग डालेंगे वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, वृत्ताकार चकती का जड़त्व आघूर्ण, चकती मतलब हमारा क्या हो जाता है, डिस्क। ठीक है, तो या फिर आप लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ सर्कुलर डिस्क। अब ऐसा है, आप लोगों को एक एक शेप पता होनी चाहिए कि शेप एक्चुअली में क्या होती है। थोड़ा सा मैं बता दूं, डिस्क आप लोग वैसे जानते होंगे, देखो कितनी सारी चीजें होती है। जैसे मान लो ये एक हमारा गोला है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप सब शेप्स को समझिए डिफरेंट डिफरेंट। ये हमारा गोला है, ठीक है। अब ये गोला कैसे हो सकता है अंदर से भरा हुआ भी हो सकता है अंदर से खाली भी हो, दोनों टाइप के होते हैं गोले। ठीक है ना? कितने जैसे हम देखते हैं खोखली होती है, कुछ बॉल्स होती है जैसे, या कुछ में अंदर भी एकदम भरा हुआ होता है, तो वो पूरा ठोस हो जाता है। ठीक है, अब आप मान लो कोई खोखला गोला है,
इसको अगर आप काटोगे अलग अलग जगह से, मान लो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगी, रिंग मिल जाएगी अलग अलग शेप की। केवल यही शेप तो मिलेगा, अंदर से तो वो गोला खोखला था। जैसे मान लो हाथ में हम क्या पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं जैसे, अब अंगूठी में क्या होता है, जैसे वो बीच में फिक्स हो जाती है हमारी उंगली में, क्यों, बीच का उसका स्पेस खाली होता है। अगर आप कई सारी अंगूठियों को मिलाते जाओ तो आप देखोगे कि वो एक प्रकार से एक क्या गोला बन जाएगा। और गोला किसे, जिसे हम खोखला गोला कह सकते हैं, उसको हम जैसे जैसे काटते गए बीच बीच में से अलग अलग स्लाइस हमने उसको काट दिए, तो हमें एक एक रिंग मिल गई पतली पतली, ठीक है। तो रिंग को तो हम क्या बोलते हैं, वलय। वलय भी आएगा अभी आपके आगे, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वलय मतलब क्या होता है कि जैसे कोई खोखला गोला है, उसे आपने अलग अलग काटा पतली पतली शेप में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, जैसे कि ये गड़ा है, गोला है, और बीच में से क्या है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब ये जैसे इनके ऊपर में खूब सारे जमाते जो अलग अलग, सबका केंद्र एक ही हो लेकिन साइज सबका छोटा बड़ा हो सकता है, तभी तो गोला बनेगा। अब इसके ऊपर जमाने का मतलब क्या है, बिल्कुल फिक्स जमाए, कि मतलब केंद्र सबका एक ही हो, लेकिन शेप मान लो कोई ऊपर ऊपर आते आते छोटा 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 इस तरीके से, कोई बिल्कुल छोटा, तो ऊपर की तरफ आधा गोला बन गया। सेम हम नीचे की तरफ बना ले तो हमारा पूरा गोला बन जाएगा, जो कि अंदर से कैसा होगा, खोखला होगा। और अगर हम उसमें से एक एक परत को हटाते जाए तो हमें इस टाइप के ही मिलेंगे सब, साइज सबका अलग अलग, इससे छोटा भी होगा कोई, इससे बड़ा तो क्या होगा, ये इसको मीडियम लेंगे, लेकिन इससे छोटा होते 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 बहुत छोटा भी होगा, लेकिन सब क्या होगा इस टाइप के, कि बीच में से कैसा है, ये खोखला है, तो ये हमारी क्या होगी, एक प्रकार की वलय हो जाती है, ठीक है ना। डिस्क हम किसको कहते हैं, कि यही गोला अगर अंदर से क्या हो, कंप्लीटली भरा हुआ हो, खोखला नहीं हो, अंदर हमने कुछ भी भर रखा उसमें माल, लेकिन वो बिल्कुल भरा हुआ, उस गोले को अगर आप काटोगे तो वो आपको क्या बनेगी, डिस्क बनेगी। तो डिस्क में क्या होता है, इस प्रकार की रिंग होती है चपटी, ऐसे ही चपटी ही होगा, लेकिन वो क्या होगा, बीच में से पूरा भरा हुआ होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप की होती है, कई डिस्क ऐसी होती है जिसमें बीच में जगह खाली हो और फिर ये चारों तरफ भरा हुआ, ऐसा भी हम देखते हैं ना, जैसे कितनी चीजें, जैसे हम मान लो यहाँ उंगली में फिक्स करके और हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं किसी चीज को, चक्री टाइप की होती है, वो क्या होती है, एक प्रकार की वो ऐसी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलर डिस्क कहते हैं हम, ठीक है ना, जिसमें बीच में छेद होता है। इसका अगर हमारा केस होगा हम देख लेंगे तब पढ़ेंगे। बाकी आपकी जो मेनली केस किसका है, जैसे वृत्ताकार चपटी का, तो चपटी अभी हम उसमें बीच में भी जगह नहीं मान रहे, हम मान रहे हैं चपटी, और ये पूरी की पूरी अंदर तक पूरी भरी हुई है। जैसे आप लोगों को एक गेम भी होता है ना, डिस्क थ्रो का होता है, कि वो एक डिस्क सी बनी होती है, बिल्कुल पतली प्लेट सी होती है, बिल्कुल फिक्स, उसको हम इधर से उधर फेंकते हैं, वो डिस्क थ्रो का, तो वो डिस्क वही वाली चीज है, ठीक है, क्लियर है। शेप्स आप लोग ध्यान रखना, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि वॉल्यूम कैसे लिया है या क्या है। इसलिए शेप से आप लोग इमेजिन किया करो, 3D में अपने दिमाग में सोचा करो, और फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो आप लोगों को यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे खूब सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ आप शेप समझ सकते हो, ज्योमेट्री समझ सकते हो 3D में। अभी नहीं, कभी भी आपको किस चीज़ की 3D में समझनी हो ना, तो कई सारे एनिमेशन के आते हैं, तो वो एनिमेशन में वही चीज़ें दिखाते हैं, आपको 3D में बना करके बताएंगे किस प्रकार हमने गोले को काटा, अंदर से भरा हुआ है तो क्या शेप मिलेगी, अंदर से खाली है तो क्या शेप मिलेगी, इस तरीके से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है चपटी का जड़त्वाघूर्ण। अब इसका जड़त्वाघूर्ण हम किसी एक टॉपिक पे नहीं, सॉरी किसी एक ही पॉइंट पे नहीं पढ़ना, हमें 2-3 अलग अलग केस के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालिए, चपटी का केंद्र से गुजरने वाली केंद्र से गुजरने वाली वह तल के लंबवत, वह तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। फर्स्ट केस हमें इसके लिए पढ़ना है। अब आप इस कंडीशन को अपने दिमाग में सोच करके देखो कि कैसे हो सकता है कोई चपटी के केंद्र में से गुजरे, ठीक है ना, और उसकी तल के लंबवत दिशा में भी हो, और इसके लिए हम जड़त्वाघूर्ण हम पढ़ना चाहते हैं, क्लियर है। तो चपटी देखो, चपटी हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप की, मतलब ये कुछ मोटाई भी लिए हुए होती है, बिल्कुल पतली नहीं होगी चपटी की, आपकी कुछ मोटाई होती है, और इस प्रकार से पूरी की चपटी होती है, ठीक है। अभी हम जो केस पढ़ रहे हैं उसमें अंदर से भी ये पूरी कैसी भरी हुई रहेगी, उसमें बीच में कोई स्पेस हम खाली नहीं छोड़े, भरी हुई रहेगी,
और प्लस इसके साथ में कुछ ये मोटाई ली हुई है और चपटी पूरी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें केंद्र में से गुजरे और तल के लंबवत हो ऐसा कोई अक्ष हो और उसके सापेक्ष हमें क्या मानना है, जड़त्वाघूर्ण लेना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग डायग्राम देखिए, डायग्राम समझिए। आप लोग कॉपी में तो बढ़िया से बनाना। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया कोई शक्ति है। ठीक है ना, और ये अंदर से कैसी कंप्लीटली हम भरी हुई मान रहे हैं इसको। अंदर से हम इसको पूरी भरी हुई नहीं मान रहे, हम अपनी सुविधा के लिए इसको इस रूप में मान रहे हैं कि अंदर से बीच में से इतनी जगह खाली है और बाकी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें कैलकुलेशन में सही रहेगा। इस टाइप से हमने ये मान लिया। समझ में आ गया आपको कि कोई चकती है जिसमें बीच में हमने जगह खाली छोड़ रखी है, इस प्रकार से। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जो हमारा बीच में, हम इसको एक्चुअली में क्या मानना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई चकती होती है, मान लो अभी जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया। ठीक है ना, हम एक बार को मानते हैं कि ये क्या है, ये एक चकती है। अब चकती कैसे बनेगी, ये मैंने बताया कि जैसे चकती में कुछ मोटाई होती है, जैसे मान लो इसकी कुछ मोटाई है। क्लियर है? और अभी हम बात करें कि बीच में से भरा हुआ केवल छोटा सा पार्ट इसका बीच में खाली हो, जो हम ये खाली पार्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इस खाली पार्ट के लिए हम क्या माने, अगर हम ये माने कि इतने छोटे से लेकर के और इस फुल साइज तक, फुल साइज से लेकर के इतने छोटे साइज तक की कई सारी अलग अलग अंगूठियां हो, जैसे उन अंगूठियों को अगर हम रखें, सबसे बीच में सबसे छोटी अंगूठी को रखें, फिर उसके बाद रखें, फिर उसके बाद रखें, उसके बाद रखते जाए, उसके बाद रखते जाए, इस साइज तक रखते जाए, तो आपके पास क्या शेप मिलेगा, आपको वही वाला शेप मिल जाएगा कि चारों तरफ से बिल्कुल वो भर जाएगा और जो सबसे छोटी अंगूठी के बीच में जितना जगह होगा उतना स्पेस इसके बीच में खाली रह जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो बीच में जैसे उंगली है, उंगली जितनी जगह हमने खाली छोड़ दी, इसमें बिल्कुल इसके परिधि के बराबर की हमने क्या रख दी, एक रिंग रख दी, उतनी जगह खाली रह गई। अब उसके बाद उससे जस्ट डबल बड़ी रिंग, उससे जस्ट बड़ी रिंग, उससे जस्ट बड़ी रिंग करते करते हमने बिल्कुल इसके साइज तक की रिंग्स रख दी। तो आपके पास क्या हुआ, ये सारी रिंग ने ये सारी जगह एक 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 रिंग करके जगह पूरी भर लेगी और सबसे छोटी रिंग जितनी जगह बीच में खाली रह जाएगी। क्लियर है ना? तो हम इस प्रकार से, तो वो रिंग को हम क्या बोलते हैं, रिंग बोल लो चाहे हिंदी में वलय बोल लो, तो हम ये मान सकते हैं कि एक हमारी पूरी चकती क्या है, बहुत सारे विभिन्न वलयों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही वाला केस ले रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि चकती एक्चुअली में क्या है, कि विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट साइज की जैसे ये वलय है, इन विभिन्न वलयों से मिलकर के बनी हुई है। अलग अलग रिंग हमने रखी और पूरी की पूरी चकती इस तरीके से हमारी भर गई। ठीक है, तो इनमें बीच में जो सबसे छोटी रिंग थी उसके बराबर कई जगह जो है वो खाली रह गया। ठीक है, तो इस छोटी रिंग का हम त्रिज्या कितनी ले लेते हैं, इसकी रेडियस हमने मान ली x है, ध्यान रखना इसकी रेडियस हमने ले ली x। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है वो हमने कितनी मान ली, dx, इस छोटी वाली वलय की, इस रिंग की हमने मान ली। ठीक है, और बाकी ये जो पूरी चकती है इसका रेडियस हमने कितना मान लिया, इसका रेडियस हमने मान लिया r। ठीक है ना, r रेडियस का हमने इसको मान लिया, ये दिख रहा है, r रेडियस का मान लिया। और बीच में जबकि हमारे पास जो वलय है उसको हमने किस शेप का मान लिया, सॉरी उसकी रेडियस हमने ले ली x। ठीक है, तो ये x इसका रेडियस हो गया, पूरी चकती का रेडियस अगर हम ले तो वो किसके बराबर हो गया, r के बराबर हो गया आपका। ठीक है, ये अब हम बात कर रहे हैं कि जिस अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है वो एक तो इसके केंद्र से गुजरती है और तल के लंबवत भी हो, मतलब कुछ इस शेप में, ये कि इसके केंद्र में से गुजरी है और इसके तल के क्या हो, लंबवत हो, इस शेप में हमें गुजरना है। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक तरह से इसके आर पार हो जाए तो वो इस पूरी तल के लंबवत भी रहेगी और इसके केंद्र में से भी गुजरेगी। ठीक है, तो उसे हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, ये जेड जेड डैश अक्ष। ठीक है, ये अक्ष क्या क्या जाएगा आपका, बिल्कुल इसके केंद्र के बीचों बीच से जाएगा और ये 3D में हम बना नहीं सकते इसमें इस वजह से, बाकी इसका मतलब क्या है, ये एक तरह से आपके आगे की तरफ है, आधा आगे की तरफ होगा और आधा पीछे की तरफ होगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? ये मैंने बीच में बस बनाया है भरे हुए होने के लिए, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, इतना आप नहीं भरना चाहो कोई बात नहीं, आप इसको खाली रख लेना। ये बस हमने समझाने के लिए कि ये है कैसा, एक्चुअली भरा हुआ है। भरा हुआ क्यों है, क्योंकि हम इसको बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं,
इसलिए हम इसको भरा हुआ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो ये लो, इसको बिल्कुल खाली आप बना लो, लेकिन आप लिख लेना कि आप इसको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिंग से मिलकर के बना हुआ मान रहे हो। क्लियर है। ये केवल बीच में हमारी ये एक वलय है सबसे छोटी, जिसका रेडियस हम x मान रहे हैं, और इस पूरी ये जो पूरी हमारी चक्ति है इसका रेडियस हम कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है, dx इसकी मोटाई है, और ये जो अक्ष ये बिल्कुल इसके केंद्र के बीचों बीच से गुजर रहा है, z अक्ष। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरी चक्ति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, शक्ति का रेडियस हमने कितना मान रखा है, r मान रखा है, तो पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, ठीक है। तो हम बात करें कि इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान आ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल द्रव्यमान। कुल हम इस चक्ति का द्रव्यमान कितना मान रहे हैं, हमने माना कि इस टोटल इस पूरी चक्ति का कितने भी रिंग से बने कुल जो द्रव्यमान हम उठा रहे हैं वो m द्रव्यमान है इसका, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना द्रव्यमान आ जाएगा आपका, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान, क्लियर है, m अपॉन पाई आर स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्चुअली इस वलय का द्रव्यमान की अगर हम बात करें कि इस एक वलय का द्रव्यमान आपके पास कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उससे पहले हम ये बात लिख लेते हैं कि चक्ति को अनेक समकेंद्रीय, जिन सबका केंद्र एक जगह ही होगा, ध्यान रखना, तभी तो बनेगा ना वो पूरा, समकेंद्रीय वलयों, वलय मतलब रिंग, तो ये नाम ध्यान रखना, चक्ति को डिस्क कहते हैं और वलय को रिंग कहते हैं, ठीक है ना। वलयों रिंग्स से मिलकर बना हुआ मानते हैं। हमने ऐसा माना है कि क्या है, कई सारे अलग अलग रिंग से मिलकर के बना हुआ है, तो इसमें से अगर हम किसी एक रिंग के द्रव्यमान की बात करें तो हमारे पास द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो वलय का द्रव्यमान वलय का द्रव्यमान हम मान लेंगे dm, वलय की जैसे मोटाई भी कितनी मान रखी हमने dx, तो उसका द्रव्यमान हमने किसके बराबर मान लिया, dm के बराबर। अच्छा एक मिनट, द्रव्यमान से पहले तो हम इस वलय के क्षेत्रफल की बात करते हैं, आपके वलय का कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो पहले ये लिखो वलय का क्षेत्रफल, तभी तो द्रव्यमान निकालेंगे। वलय का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल किसके बराबर, देखो वलय की कुछ मोटाई भी हमने बता रखी है, तो पहले तो इसकी पूरी कोई गोला है, किसी गोले का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, भाई पाई आर स्क्वायर हमने इसका इसलिए निकाल लिया क्योंकि ये तो पूरा एक वृत्त के रूप में आ गया, क्लियर है, परिधि को पूरे को। अब यहाँ पे लेकिन साथ में इसकी तो कुछ ना कुछ मोटाई भी है, तो मोटाई के लिए हम देखो इसकी परिधि का कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई यहाँ रेडियस हमने कितनी ली है, x, क्लियर है, और साथ में इसकी मोटाई भी है तो इंटू में dx, तो ये हमारा वलय का क्षेत्रफल होगा 2 पाई x इंटू में dx के बराबर। समझ में आ गया, सारी चीजें आ गई, एक तो 2 पाई x में तो इसकी पूरी परिधि का क्षेत्रफल आ गया, और इंटू मोटाई भी होने के कारण इंटू में dx, ठीक है। तो अब हम बात करें कि इस वलय का द्रव्यमान कितना होगा, फिर dm बराबर, देखो आपके पास ये प्रतिकर्म क्षेत्र में उपस्थित द्रव्यमान कितना है, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर और इंटू 2 पाई x dx, क्लियर है, समझ में आ गया। पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास ये मान कितना बच गया आपके पास, m अपॉन आर स्क्वायर 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू x dx, ये हमारे पास क्या आ गया, वलय का द्रव्यमान, ठीक है, dm बराबर, लिख लीजिए इतना। ये एक ही हम इतना एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं, बाकी सब डायरेक्ट आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। और फॉर्मूले सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, परिधि है तो क्षेत्रफल है, तो ये आप लोगों को आता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, लिख लिया। तो अब देखो हमने एक्चुअली में वलय का द्रव्यमान क्यों निकाला है, क्योंकि सबसे पहले हम जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे इस वलय का, और फिर ये कितने सारे वलयों से मिलकर के बन रहा है तो सबका समेशन कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी चक्ति का आ जाएगा, इसीलिए हमने निकाला इसका द्रव्यमान। ठीक है ना। तो देखो हम क्या लेते हैं इसका नेक्स्ट, वलय का जड़त्वाघूर्ण हम ले पहले, वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा। देखो जड़त्वाघूर्ण m इंटू आर स्क्वायर के बराबर होता है, क्लियर है। यहाँ पे वलय के लिए द्रव्यमान हमने कितना लिया था, dm के बराबर, तो बराबर में कितना हो जाएगा dm इंटू में r की जगह इसका रेडियस कितना है वलय का x है, तो dm इंटू में x स्क्वायर। ठीक है, वलय का जड़त्व आघूर्ण। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें, I बराबर dm का मान यहाँ से रख देते हैं, तो 2m अपॉन में r स्क्वायर इंटू में x dx। ठीक है, और इंटू में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज और आ जाएगा, तो हमारे पास मान क्या बच जाएगा, ये 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब डी एक्स। ये हमारे पास आई किसका आ गया है, एक प्रकार से वलय के लिए, वलय के लिए हमारे पास जड़त्वाघूर्ण आई का मान आ गया। ठीक है, तो आई का इसको आप चाहो तो डी आई से लिख लो, भाई सब कुछ हम डी के रूप में ही ले रहे हैं क्योंकि ये इसका एक छोटा भाग है। ठीक है ना, तो इसका द्रव्यमान हमने लिया डीएम, इसकी मोटाई ली हमने डी, तो इसका जड़त्वाघूर्ण में हम क्या लेंगे, डी आई के बराबर। ठीक है, तो डी आई का मान आ गया हमारे पास ये। अब डी आई का कुल मान है और अनेक वलय से मिलकर के बनी हुई है, तो हम इन सबका क्या करते हैं, समेशन कर दे, तो हमें कुल किसका मान मिल जाएगा, शक्ति का। तो अर्थात शक्ति का, मैं पहले ऐसे लिख लो, चूंकि शक्ति अनेक वलयों से मिलकर बनी है, अतः शक्ति का जड़त्वाघूर्ण कितना हो जाएगा, शक्ति का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हम क्या लेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो इन सब का कुल हम समेशन कर दें, और समेशन हम कहाँ से करेंगे, लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक की लगाएंगे, जीरो से लेकर के, और कुल कहाँ तक के आपके पास रिंग रखे हुए हैं, तो जीरो रेडियस से लेकर के और कुल इस आर दूरी तक ही तो रखे होंगे कुल वलय, उनसे मिलकर के हमारी शक्ति बनी हुई है, तो हम समेशन कर देंगे जीरो से आर तक। ठीक है, लिख लेना x बराबर जीरो से x बराबर आर तक, या हमने इसकी लिमिट लगाई है कहाँ से, x बराबर जीरो से x बराबर आर तक। समझ में आ गया। कोई रिंग सबसे छोटी यहाँ रखी हुई है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या हमने x की, और यहाँ से हम अलग अलग रखते गए, कितनी दूरी तक रखा है, जितनी इस पूरी चक्ति की त्रिज्या आई है, मतलब r के बराबर। तो कुल समेशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रल कर देंगे, तो कुल मान हमारे पास आ जाएगा, तो ये लिख लेंगे 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ बस इस समेशन को सॉल्व कर लो आप, 2m अपॉन आर स्क्वायर तो ले लो बाहर, इंटीग्रेशन कर दो आप एक्स क्यूब डी एक्स का, किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, इस पर लिमिट लगा लो आप जीरो से आर की, तो आपके पास मान क्या आ जाएगा फाइनल, आई बराबर 2m अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 4 बाहर ले लो, और लिमिट वहां पे लग जाएगी आपकी r की पावर 4 माइनस 0। क्लियर है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर से आपका स्क्वायर कैंसिल, तो आपका बच जाएगा 2m आर स्क्वायर बाय 4, 2 से 2 कैंसिल, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 m आर स्क्वायर आई, पूरी शक्ति का जड़त्वाघूर्ण 1/2 m आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल एम ही ध्यान रखना, पूरी शक्ति का कुल द्रव्यमान है, नहीं है, तो कैपिटल एम लिखना है, इसको क्लियर नोट कर लीजिए।
कर लिया। चलो सेकेंड केस देखते हैं इसका। अब यहाँ सब आपके विजुअलाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। जो जितना अच्छे तरीके से इन चीजों को विजुअलाइज कर लेगा, समझ लेगा 3D में कि हाँ ऐसे बनी हुई है और अलग अलग रिंग्स है, उसको उतना जल्दी समझ पाएगा। और जो विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, हो सकता है उनको समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। इसलिए कह रही हूँ, आप विजुअलाइज करना फिर भी नहीं हो पाए तो आप कोई एनिमेशन का वीडियो देखना, आप यूट्यूब पे या जहाँ भी आपको मिले तो एनिमेशन का देखना, ताकि 3D में आप उन चीजों को समझ सको। क्लियर है। सेकेंड आप लिखो। अब हम किसके पारित देखेंगे? शक्ति का व्यास के पारित जड़त्वाघूर्ण देखते हैं। तो हेडिंग देंगे शक्ति का व्यास के पारित जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप लोग लिख लेना, जड़त्व आघूर्ण लिख लेना यहाँ पे। क्लियर है। अब हम व्यास की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले, अब ये कोई मान लो शक्ति है हमारी। अब यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा अंदर से, मतलब हमने कोई वलय से मिलकर माना है कुछ भी, क्यों, उस चीज से फर्क पड़ नहीं रहा हमें, ठीक है ना। अब हमारे पास व्यास क्या हो सकता है? देखो जैसे हम बात करें इसके सेंटर से, मान लो तीनों अक्षों की हम बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश मान लेते हैं हम इसको। ये हमारा हो जाएगा वाई, वाई डैश, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा जेड, जेड डैश, तीन अक्षों के सापेक्ष, ठीक है। व्यास क्या है? यहाँ से ले लो तो भी व्यास है, इसको जोड़ लो तो भी व्यास है, ठीक है ना। तो हमने मान लो नाम दे दिया ये ए बी, और ये नाम हमने दे दिया सी डी के बराबर, ठीक है, ए बी सी डी। तो ए बी को आप ले लो तो भी ये भी व्यास है, सी डी ले लो तो भी व्यास है, जेड जेड डैश के सापेक्ष ले लो तो वो भी व्यास के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ से जेड डैश, जेड जेड डैश आप समझ रहे हो कैसे? प्लेन के आउटर साइड है। एक्स वाई अक्ष मान लो ये है, एक्स अक्ष मान लो ये है, और जेड अक्ष कहाँ है? इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी दो आपस में कैसे पैरेलल लग रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या लगाएंगे? समांतर अक्षों की प्रमेय, सॉरी लंबवत अक्षों की प्रमेय लगेगी ना यहाँ पर। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय, तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत होंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम? लंबवत अक्षों की प्रमेय से। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय में हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था, आप लोग स्टेटमेंट निकाल करके देखिए, जिसके सापेक्ष हमें पता करना है उसका मान क्या होगा? अन्य जो दो आपस में परपेंडिकुलर है, और कहाँ, जिन दोनों की जिसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना है वो कहाँ से गुजरता? उन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरता। तो उसका मान बाकी दोनों की जड़त्वाघूर्ण के मान के बराबर होगा। मतलब यहाँ अगर हम आई जेड जेड डैश पता करना चाहते हैं तो किसके बराबर होगा आपका? आई ए बी प्लस आई सी डी, ये मान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई ए बी भी व्यास है तो इसको भी हम आई व्यास लिख सकते हैं, और ये भी व्यास है तो इसको भी हम आई व्यास लिख सकते हैं। तो कुल मान हमारे पास कितना हो गया? 2 आई व्यास के बराबर। दोनों मान भी बराबर ही होंगे ना, दोनों का जड़त्वाघूर्ण दोनों बराबर ही है, आई जेड जेड डैश के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है? व्यास के पारित तो पता करना था। तो यहाँ से हमारे पास आई व्यास बराबर कितना हो जाएगा? आई जेड जेड डैश अपॉन 2। अब ये आई व्यास कोई भी हो सकता है, आई सी डी का मान पता कर लो आप, चाहे आई ए बी का मान पता कर लो। ये हमारे पास किसके मान के बराबर आ जाता है? आई व्यास के बराबर, जेड जेड डैश के बराबर, ठीक है। हाँ एक चीज और, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आई जेड जेड डैश का मान भी हम निकाल सकते हैं। आई जेड जेड डैश किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 एम आर स्क्वायर के बराबर। अगर हम कुल त्रिज्या इसकी आर मान ले तो ठीक है ना, ये आर हमने त्रिज्या मान ली, तो एम आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आई व्यास बराबर कितना आ जाएगा? 1/4, 2 को इधर ले जाओ, एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये मान किसी का भी, चाहे आप आई सी डी के लिए ले लो या आई ए बी के लिए ले लो। तो व्यास के पारित जड़त्वाघूर्ण का मान कितना आ गया? 1/4 एम आई स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ गया ना आपको? हमने सिर्फ क्या लगाया यहाँ पे? तो अभी हमने इससे पहले बात की थी कि लंबवत अक्षों की प्रमेय, समांतर अक्षों की प्रमेय आपके ऐसे ही यूज में आएंगी। आपको बस पहचानना है, यहाँ तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है,
और आप व्यास निकालना है तो आप किसी के भी सापेक्ष निकाल लो, चाहे आप ए बी के सापेक्ष निकाल रहे हो, सी डी के सापेक्ष निकाल रहे हो, या जेड जेड डैश किसी के भी सापेक्ष निकाल लो। तो हमने जेड जेड डैश लिया तो ये लंबवत होगा बाकी दोनों के, ठीक है। तो लंबवत अक्षों के प्रमेय से बाकी दोनों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कर लिया नोट? तो चलो थर्ड हम देखते हैं, हमारा थर्ड केस क्या होगा। अब यही है आपके छोटे छोटे इसमें केसेस होते हैं 4-5, और एग्जाम में आता है आपका ये जड़त्व आघूर्ण निकालना। अब वो किसी के भी लिए दे देगा, कोई गोले के लिए, कोई चट्टी के लिए, कोई वलय के लिए, कोई बेलन के लिए, ठीक है ना। ऐसे थर्ड पॉइंट लिखो, चट्टी का उसके स्पर्श रेखा एक तो स्पर्श रेखा तथा तल में स्थित अक्ष के पारे। जड़त्व आघूर्ण। अब आप सब मैथ्स के स्टूडेंट होंगे या जो नहीं भी होंगे लेकिन जानते होंगे स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं, टेंजेंट लाइन की। मान लो किस नाम से क्लियर है, स्पर्श रेखा जो स्पर्श करते हुए गुजरती, कोई वृत्त है, इस पे मैंने ये लाइन खींच दी तो ये क्या हो गई, इस पर स्पर्श रेखा हो गई। किसी भी डायरेक्शन में खींच लो, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, बीच में खींच लो, किसी प्रकार से स्पर्श करते हुए गुजर रही है तो वो क्या है, इसके स्पर्श रेखा है। तो अब हमें किसके सापेक्ष, एक तो स्पर्श रेखा हो और एक कोई अक्ष जो कि इसके तल में स्थित हो, तो इन दोनों के सापेक्ष हम जड़त्व, दोनों के पारे जड़त्व आघूर्ण का मान। तो देखेंगे कंडीशन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाना है ना। तो ये हो गया। अब एक तो हम ले लेते हैं केंद्र में स्थित, जो तल में स्थित है। मान लिया हमने ये कोई तल में से जा रहा है, इसको हमने नाम दे दिया सी बी। क्लियर है? और दूसरा वाला हमें कहाँ मानना है, इस पे स्पर्श रेखा माननी है हमें, ठीक है ना। ठीक है, हमने कोई खींच दी इस पे स्पर्श रेखा, ई एफ मान लिया हमने। बीच में हमारी चक्ति पूरी कैसी है, भरी हुई है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, चक्ति का रेडियस मान लो और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी, हमने आर मान लिया। क्लियर है? समझ में आ गया आपको कंडीशन? तो यहाँ क्लियर दे सकते हो, दोनों अक्ष कैसे हो रही है, समांतर हो रही है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देंगे कि ईएफ रेखा तल के समांतर है तथा सीडी जो तल में स्थित है के भी समानांतर होगी। ठीक है, तल के समानांतर है, इसका मतलब अक्ष के भी समानांतर होगी, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, समांतर अक्षों की प्रमेय लगा दें यहाँ पे, समानांतर अक्षों की प्रमेय से तो हमें किसके सापेक्ष, जो भी इस पे स्पर्श रेखा है और तल में स्थित जो अक्ष है उसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो हम क्या ले ले, आई ई एफ के सापेक्ष ले ले, आई ई एफ बराबर किसके बराबर हो जाएगा, आई सी डी प्लस दोनों के बीच का स्पेस कितना, आर, तो एम आर स्क्वायर के बराबर। क्लियर है? आई एफ बराबर आई सी डी प्लस एम आर स्क्वायर दोनों के बराबर हो जाएगा। आई सी डी का मान हमने जस्ट इससे ऊपर वाले में निकाला है अभी। सेकेंड केस में हमने क्या व्यास के सापेक्ष लिया था, चाहे सी डी ले लियो चाहे ए बी ले लो, कुछ पे भी बराबर मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मान लेते कि वो आई सी डी मान था तो किसके बराबर, कितना आया था मान, 1/4 एम आर स्क्वायर के बराबर आया था, और प्लस ये भी कितना हो गया, एम आर स्क्वायर। मतलब कुल मान आपके पास कितना हो जाएगा,
5/4 mr²। तो अब इसमें आपने जो एक ही में जो जैसे आपने फर्स्ट केस में कुछ वैल्यू निकाली, हो सकता है वो मानिए आपके सेकंड केस में यूज में आ जाए। जैसे यहाँ हमने सेकंड में निकाला व्यास के पारित, अब यहाँ आई सी डी का मान उसके बराबर ही तो आएगा व्यास के पारित, व्यास ही तो है ये। हमने बताया था कि आई व्यास का मतलब या तो ए बी के बराबर ले लो, सी डी किसी के बराबर, तो यहाँ हमने वही मान यूज ले लिया, प्लस ये mr² है ही हमारे पास, नोट कर लीजिए। अब चाहो तो इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कि मान लो चकती है, हम एक तो क्या इसके बीच में से गुजार रहे हैं, बीच में से मतलब तल में से, और ये इस पर स्पर्श रेखा स्थित है, तो ये हमारे EF हो गई और ये मान लिया हमने CD। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप देख लो, जैसे आपको समझ में आता हो वैसे देख सकते हो आप। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हो सकता है एग्जाम में आपसे इनमें से कोई एक केस ही पूछ ले, जरूर नहीं है वो सारे पूछे ही पूछे, तो है ना। एक तो बाद में सारे मान निकालने के बाद पेज पे एक पेज पे सारी की सारी वैल्यूज लिख लेना, आपके पास मुश्किल से टोटल 10-12 वैल्यूज होंगी, सबको लिख करके वैसे ही याद कर लेना, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट कोई बीच में से भी कोई केस का मान पूछ ले तो आपको याद रहे। ठीक है, फोर्थ केस लिखेंगे। देखिए चकती की परिधि को स्पर्श करती हुई तो परिधि को स्पर्श कर रही हो तथा चकती के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, तथा चकती के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसमें और पीछे वाले केस में डिफरेंस समझना, आपको देख के लगेगा कि मैम सेम करवा दिया, सेम नहीं है। वहां हमने स्पर्श रेखा का किसके साथ में देखा था, जो रेखा तल में से गुजर रही हो, तल के बीच, हमने एक कंडीशन मान ली थी। ठीक है ना, हमने क्या मान लिया, उस रेखा को ये ले लिया और स्पर्श रेखा कहीं से भी गुजर रही है, क्लियर है। या हमने इस तरीके से मान लिया, तो यहाँ हम इस रेखा को क्या बताते हैं कि वो उसके तल में स्थित है। यहाँ अब हमें कैसा लेना है कि रेखा तल के लंबवत हो, मतलब ये आर पार हो इस तरीके से। जैसे ये बोर्ड अगर हम ले तो आधा इस तरफ हो ये मार्कर और आधा पीछे तरफ, तो एक तो ये लंबवत हो और दूसरी लाइन अगर इस स्थान पर हो, ये कंडीशन अब हम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसलिए आप सेम मत समझना। ठीक है, तो एक तो क्या हो इसका स्पर्श रेखा कहीं पे भी हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, और दूसरा इसके तल के लंबवत हो, तो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारी चकती है, तो ये देखो जेड जेड डैश, तो ये क्या बता रहा है, तल के लंबवत है, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये हमने कोई इस पे स्पर्श रेखा खींच दी EF, इन दोनों के लिए बताना है। ठीक है, ये इसका आप केंद्र ले लो, O केंद्र हमने मान लिया। अब कंडीशन यहाँ भी लग रही है, यहाँ भी दोनों कैसे समांतर अक्षों की प्रमेय ही रहेगी आपके पास। ठीक है ना, लेकिन दोनों में कंडीशन समझना, पीछे वाला क्या था, तल में स्थित है, ये जबकि तल के लंबवत है, तो हम कैसे निकालेंगे समानांतर अक्षों की समानांतर अक्षों की प्रमेय से। तो लगा दो आप इसमें प्रमेय, किसके बराबर हो जाएगा आपका मान, IEF बराबर हम लगाएं IZ प्लस ये दोनों के बीच का दूरी मान लो, ये शक्ति के हम रेडियस ले लें R के बराबर, तो प्लस mr² के बराबर। क्लियर है, और IZ हमने फर्स्ट केस में निकाला था, तल के लंबवत कितना निकाला था हमने, 1/2 mr² के बराबर निकाला था। अभी सेकेंड केस में जब हमने निकाला था, तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा,
1/2 mr² और प्लस ये हमारे पास mr² है ही, मतलब कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3/2 mr²। IEF है ना। ये 1/2 mr² समझ गए ना। हमने फर्स्ट केस क्या निकाला था कि जो तल के लंबवत हो और केंद्र के बीचों बीच से गुजरती हो उस अक्ष के सापेक्ष, तो वो कंडीशन एक तरीके से ये भी वही कंडीशन है कि तल के लंबवत है और इसके बीचों बीच में से गुजर रही है, मतलब हम यहाँ वही मान यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको कंफ्यूजन हो यहाँ लिख लेना कंडीशन 1 से, कंडीशन फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वहां से हमने ये मान लिखा है 1/2 mr²। तो यहाँ पे एक ही केस में पहले की पढ़ी हुई बाकी केसेस भी यूज में आते हैं, ठीक है। कर लिया। चलो हमारा चक्ति का तो हो गया कंप्लीट। एक और अलग ही केस ले रहा है, वो इन केसों में नहीं है, अलग टॉपिक है नेक्स्ट हमारा। अभी हमने बात की थी एन्युलर डिस्क की, ठीक है ना। एन्युलर डिस्क जो बीच में से भी खोखला रह जाता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे एन्युलर डिस्क को हिंदी में बोलते हैं वलयाकार चक्ति, ठीक है ना। वलयाकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण। अभी जैसे हमने फर्स्ट केस में माना था, कंडीशन थोड़ी थोड़ी वैसी मान सकते हो कि अनेक वलय से मिलकर के बने, ठीक है। लेकिन एन्युलर डिस्क वही जो मैंने पहले केस में बताया था। अभी हमने चक्ति कैसे ली, जो पूरी भरी हुई है, ठीक है ना, बिल्कुल भरी हुई। हमने ये तो बीच में ठीक है एग्जाम्पल के लिए हमने मानने के लिए किया है कि वो भरी हुई भी मान लो बिल्कुल छोटी सी, कोई एक फर्स्ट रिंग लियो, उसके बाद कोई ये सेकेंड रिंग ले ली, उसके बाद ये थर्ड रिंग ले ली, फिर ये फोर्थ रिंग। तो इस तरीके से जो पूरी चक्ति बनी वो कैसे बिल्कुल भरी हुई बन गई, ठीक है। अब हमें एन्युलर डिस्क से मतलब ये चक्ति होती है जो बीच में से खाली होती है कुछ स्पेस, और ये चारों तरफ का ये जो स्पेस होता है ये पूरा भरा हुआ होता है, इस प्रकार की चक्ति, ठीक है ना। तो जड़त्व आघूर्ण लिख देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन्युलर डिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन ले लेते हैं कि हमारी डिस्क कैसी बनी हुई है। जैसे कि सपोज कीजिए, देखेंगे ये हमने मान लिया, ठीक है, कुछ इस टाइप की कंडीशन। बीच में से खाली हो जाएगा, ये मान लेते हैं इसमें कुछ न कुछ चौड़ाई भी है, इसकी भी कुछ न कुछ मोटाई होगी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो कुछ आपको मोटाई दिख रही है इसमें, इस टाइप का कुछ हमें मानना है। अब हम कुछ ये मान लेते हैं कि जैसे मान लो इसका ये केंद्र है, केंद्र के सापेक्ष कोई भी अक्ष गुजर रहा है बिल्कुल केंद्र के बीचों बीच से। मान लो ये हमने जेड जेड डैश, तो ये बीचों बीच से गुजरने का मतलब ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर टू टू दिस प्लेन, ठीक है ना, बिल्कुल आर पार गुजर रहा है एक तरीके से चक्ति के बिल्कुल आर पार। अब चक्ति में यहाँ पे दो रेडियस हो गई है, अंदर की रेडियस हमने मान ली R1 है
और ये बाहर की रेडियस आप कितने ले लोगे, कुल जो रेडियस होगी वो मान ली हमने R2, R1 R2 हमने इसकी दो अलग अलग त्रिज्याओं के मान मान लिए, ठीक है, R1 और R2 इन दोनों का मान। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि देखो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, आपके पास जैसे कि घनत्व होते हैं, हम 3 टाइप के घनत्व लेते हैं, ठीक है ना, या हम आवेश की बात करते हैं, कब आता है, शायद आपके 11th में ही आता है, प्रीवियस में या 12th में। जैसे हम एक तो लेते हैं ना, कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम लेते हैं, रेखीय चार्ज के लिए कुछ इतने से मान का हम ले, तो हमारे पास क्या आता है, वो रेखीय आवेश घनत्व आता है लैम्डा, ठीक है ना। ऐसे अगर हम कोई एरिया के लिए लेते हैं, कोई सरफेस के लिए अगर हम ले रहे हैं, किसी चीज का क्षेत्रफल ले रहे हैं सरफेस के लिए, तो हमारे पास क्या आता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व आता है सिग्मा, ठीक है। और अगर हम जब किसी आयतन की बात करते हैं, कोई गोला है पूरा आयतन की, तो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व आता है रो। सुना होगा आप लोगों ने, ये डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, 11 12 में आता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। किसके लिए क्या आता है, किसी रेखीय आवेश, जैसे कोई लाइन है, इस पर कोई चार्ज हमने मान लिया, इनके लिए होता है। ये होता है कोई आपके पास आयत है, मान लो कोई पृष्ठ है, इसके लिए। और ये होता है पूरे आयतन के लिए होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें एक पृष्ठ मिला हुआ है, ठीक है ना, आयतन वाली बात तो नहीं है, यहाँ तो हमें पृष्ठ मिला है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालेंगे हम इसका सिग्मा के बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व से सिग्मा बराबर, फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, देखो सिग्मा बराबर ये मान होता है, कुल द्रव्यमान कितना है, प्रति एकांक आयतन कितना, प्रति एकांक क्षेत्रफल कितना द्रव्यमान है, इसके बराबर होता है सिग्मा। प्रति एकांक क्षेत्रफल, जैसे हम लैम्डा का मान निकालते हैं कि प्रति एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है, m/l मान लो, क्योंकि वो रेखा के लिए लेते हैं, कोई लीनियर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हम द्रव्यमान और रो बराबर हम किससे निकालते हैं, प्रति एकांक आयतन कितना द्रव्यमान है, m/v। ये तीनों वैल्यूज आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना, इससे निकालते। तो यहाँ हम सिग्मा बराबर लेते हैं m/a, यहाँ हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल है हमारे पास, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में इसके पास कितना द्रव्यमान होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, m/πr², ठीक है। कुल अगर हम बात करें एक जनरल फॉर्मूला, अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, 2 है, एक बड़ा भी है एक छोटा भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m/πr2² - r1²। क्लियर है। समीकरण नंबर 1 हमारे पास किसका मान हो गया, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का R2² - I1² के बराबर। क्लियर है, ये मान आ गया। अब हम क्या बात करें, अगर हम इसका जो भी हम वलय ले रहे हैं, अगर हम उस वलय के द्रव्यमान की बात करें, dm वलय का द्रव्यमान, वलय का द्रव्यमान वही वाली बात है कि हम इसको क्या मान रहे हैं, अनेक छोटे छोटे वलयों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। चाहो तो आप पहले लिख लो, माना शक्ति अनेक वलयों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक वलय मान लो, इस प्रकार का हम कोई वलय मान रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ इसकी मोटाई भी है, अंदर एक रिंग जो सिंगल रिंग इस टाइप की होगी, तो हम क्या ले लें, इसका रेडियस हम x ले लें और मोटाई dx हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिसकी त्रिज्या x व मोटाई dx है, त्रिज्या x और मोटाई हमने मान ली dx के बराबर है, तो इसका द्रव्यमान dm बराबर कितना हो जाएगा, dm बराबर, तब लिख लेना, तो द्रव्यमान dm बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू में 2πx इंटू dx के बराबर। क्लियर है। आप चाहो तो डायरेक्ट मान यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर हम इसकी त्रिज्या कितनी x के बराबर ले ले, तो आप देखो dm बराबर एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, इसका अवकलन कर दो, dm बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा, और इंटू में अगर मान लो इसकी जगह आप मान ये ले लो, जैसे ये देख लो, आप समझ में नहीं आया तो, जैसे सिग्मा बराबर हम उस वलय के लिए ले रहे हैं, तो मान क्या हो जाएगा हमारे पास, m/πx², ठीक है। इसकी त्रिज्या x है, तो यहाँ से हम dm लेंगे, एक प्रकार से अवकलन करना है हमें, पहले m बराबर हम ले, m बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू में πx² के। क्लियर है। और यहाँ से dm ले हम अवकलन कर दें, तो कितना मान आ जाएगा, सिग्मा
इंटू में पाई तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 2 पाई एक्स और इंटू में dx। क्लियर है? तो ये मान वही लिखा है, dm बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 पाई एक्स इंटू dx के बराबर। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? तो ये आपका, तो अगर हम इस वलय के लिए हम किसका मान करें, जड़त्व आघूर्ण, हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज वलय का जड़त्व आघूर्ण सेम वही डी आई बराबर द्रव्यमान यहाँ क्या है, dm इंटू में त्रिज्या कितनी है, एक्स स्क्वायर के बराबर, dm इंटू एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए इतना। करिए। तो देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ अवकलन कर दे, सॉरी समाकलन कर दे, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, dm इंटू में एक्स स्क्वायर। लिमिट कहाँ से ले लें हम, r1 से r2 तक। क्लियर है? यहाँ पे r1 से लेकर के मान हमारा r2 तक बढ़ रहा है। जैसे हमने लास्ट किसके बराबर लिया था, 0 से लेकर के कुल एक ही रेडियस थी r के बराबर, तो 0 से r तक, तो यहाँ r1 से r2 तक के लिए तो मान देख लो, dm का मान हम रख देते हैं r1 से r2। dm का मान किसके बराबर है, इसको आप रख लेना, कोई समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। तो dm का मान यहाँ से रख दो, सिग्मा इंटू में 2 पाई एक्स इंटू में ये एक्स स्क्वायर है और dx, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, सारे फॉर्मूले करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन क्षेत्रफल, आयतन, पृष्ठ घनत्व, इन सब के आपको फॉर्मूले। अब ऑब्वियसली सी बात है, हो सकता है थोड़े, अगर आप में से कुछ बायो वाले स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत फॉर्मूले में दिक्कत हो, लेकिन यहाँ कोई ऐसे टफ वाले फॉर्मूले नहीं है, जो बेसिक में मैथमेटिक्स के होते हैं भाई। कोई मान लो सर्कल का, चाहे उसका रेडियस निकालना है आपको, चाहे उसका एरिया निकालना है, चाहे वॉल्यूम है, ये सब मान तो हमें पता होते ही है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ दिक्कत उन स्टूडेंट को ही होगी जिनको अगर ये फॉर्मूले नहीं आते हो, इसलिए आप लोग ये छोटे छोटे फॉर्मूले वगैरह सब ध्यान रखो। तो r1 से r2 के लिए अब देखो, यहाँ सिग्मा इंटू 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, सिग्मा इंटू में 2 पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यूब इंटू में dx बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू में सिग्मा, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास, x की पावर 4 अपॉन 4। r1 से r2 के लिए सॉल्व कर लो इसको, 2 पाई बाय 4 बाहर ले लेते हैं, सिग्मा का मान रख देते हैं। तो सिग्मा का मान हमारे पास किसके बराबर आया था, द्रव्यमान बटे में एरिया के बराबर आया था, ठीक है ना। मतलब m अपॉन में पाई आर स्क्वायर, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर का मान हमने क्या रखा था, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, समीकरण 1 से, ठीक है। तो सिग्मा का मान रख दिया, इंटू में यहाँ आप लगा दो इसकी लिमिट, कितना हो जाएगा आपके पास, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। क्लियर है? r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, 4 हम पहले ही बाहर ले चुके हैं, ठीक है। तो आपका ये कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या मान लग जाएगा आपका, आई बराबर 1/2, ऊपर तो आपका बच गया m, और आपका ये बच गया m/2, ऊपर आपका क्या बच रहा है, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 अपॉन में r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये बच गया। इसको हम और सॉल्व कर देते हैं, m/2। अब ये देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, उसको खोलते हैं किससे, a प्लस बी है माइनस बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू में r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में आपके मान है ही r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के बराबर, ये कट जाएगा, मतलब आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इसका मान i बराबर। और एन्युलर डिस्क के लिए, वलयाकार चकती के लिए,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेंगे। नेक्स्ट हम किसका देखते हैं, गोले का जड़त्व आघूर्ण। इसी गोले का जड़त्व आघूर्ण हम कैसे निकालें, ठीक है। लिख लीजिए हेडिंग। तो हम सबसे पहले तो सिंपली बात करते हैं, कोई गोला है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये कुछ भी इसके अक्ष जो गुजर रहे हैं, ये आपका एक्स एक्स डैश, ये आपका वाई डैश, ये आपका केंद्र हो गया ओ, इसकी त्रिज्या हमने मान ली आर है। क्लियर है, सिंपल सा कोई हमने गोला मान लिया। तो सबसे पहले आप इसमें लिखो, ये फर्स्ट केस जो हम देख रहे हैं इसमें केस फर्स्ट लिख लेना, इसमें भी दो केस होंगे, ठीक है। फर्स्ट केस आपका अभी हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, गोले के व्यास के सापेक्ष, गोले के व्यास के सापेक्ष, ठीक है। एन्युलर डिस्क के लिए वो सिंगल एक ही केस था आपके पास, और चपटी के लिए 4 केस, और अब गोले के लिए भी हम देखते हैं केस कितने आते हैं। तो फर्स्ट केस आप लिखोगे गोले का व्यास के सापेक्ष। सिंपल सी बात है, या तो अब इस व्यास के सापेक्ष भी या इस व्यास के सापेक्ष, बात बराबर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो, माना एम द्रव्यमान व कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है। माना एम द्रव्यमान व कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। गोले के केंद्र के पारित, गोले के केंद्र के पारित x x डैश अक्ष के सापेक्ष, x x डैश अक्ष के सापेक्ष, मतलब हम व्यास, ये वाला व्यास याद कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। x x डैश अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, जो कि गोले का व्यास है, ठीक है। एक्स एक्स डैश क्या है, यहाँ पे गोले का व्यास हो गया, तो जो गोले का व्यास है तो हम किसके सापेक्ष, एक्स एक्स डैश अक्ष के सापेक्ष गोले का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लिया आपने, जो कि गोले का व्यास है, क्लियर है। तो सबसे पहले गोला है तो गोले का तो आयतन भी होगा, तो हम लिखें गोले का आयतन। क्या फॉर्मूला होता है गोले के आयतन का, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ये हमारे पास गोले का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर, ठीक है। अब हम वही बात करें कि प्रति एकांक आयतन में कितना यहाँ पर है, ठीक है ना। एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो आयतन आवेश घनत्व होता है, ठीक है। तो रो बराबर हम लिख सकते हैं, रो क्या हो गया, यहाँ पे लिख लो चाहे आप, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व रो। तो रो बराबर m/v के बराबर वॉल्यूम होगा, तो द्रव्यमान तो m हमने मान लिया, और वॉल्यूम इसके बराबर हम कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक है। तो बराबर मान कितना हो जाएगा, ये 3m/4 पाई आर क्यूब। समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने इससे, क्या हो गया, हमारा आयतन आवेश घनत्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम क्या मानेंगे, अब जैसे ये गोला है, हम मान लेते हैं कि ये गोला हमारा एक तरीके से ठोस गोला है। ठोस गोले का मतलब अंदर से भरा हुआ है, ऐसा भी हम ले सकते थे। हम मान के चल रहे हैं कि अंदर से गोला भरा हुआ है। अब भरा हुआ गोला किससे बनेगा, चकतियों से बनेगा, क्यों, चकतियां ही तो अंदर से भरी होती है ना। अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर आप क्या अलग अलग रिंग से बनाओगे गोला,
तो रिंग से जो गोला बनेगा वो कैसा होगा, खोखला होगा। बीच में से रिंग में बीच में से खाली होता है, जैसे अंगूठी बीच में से खाली होती है वो बनेगा। चकती बीच में से भरी हुई होती है। चकती से जो गोला बनेगा वो कैसा बनेगा, बिल्कुल सॉलिड गोला बनेगा, मतलब ठोस गोला बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, हम मानते हैं कि ये गोला भी क्या विभिन्न चकती से मिलकर के बना है। तो हम यहाँ कोई एक चकती ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हम अलग अलग चकती, मतलब गोल शेप में जैसे चकती बनेगी ना, या ऐसे मत बना के आप ऐसे मान लो, सीधे ऐसे ही मान लो। ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, कोई गोला है और कई सारी अलग अलग हमने चकतियां रख दी है, सॉलिड गोला बनेगा उससे। ठीक है, तो हमें कोई एक चकती मान लो हमने ले ली है ए बी। ठीक है, हमने एक चकती ले ली, ऐसी अलग अलग चकतियां आप इसके अकॉर्डिंग करके देखो। जैसे गोला है, मान लो ये एक चकती है, ये एक चकती है, ये एक चकती है, ये है, ये है, ये है। इस तरीके से कई चकती से मिलकर के बना है, मतलब अंदर से कैसा होगा, भरा हुआ होगा। चकती अंदर से भरी होती तो गोला भी अंदर से सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल के लिए इसमें से कोई सी भी एक चकती लेके देख ली। हम मान लेते हैं केंद्र से इसकी दूरी हमने कितनी मान ली, एक्स दूरी ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी मोटाई हम कितनी ले लेते हैं, डीएक्स, डीएक्स मोटाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कि आप लोग लिखो, लिखो माना यह ठोस गोला, माना यह ठोस गोला विभिन्न प्रकार की चकतियों से मिलकर बना है, विभिन्न प्रकार की चकतियों से मिलकर बना है। विभिन्न प्रकार की चकतियों से मिलकर बना है, जिसमें से एक चकती ए बी लेते हैं, जिसमें से एक चकती ए बी लेते हैं, जो कि गोले के केंद्र से, जो कि गोले के केंद्र ओ से x दूरी पर स्थित है, जो कि गोले के केंद्र ओ से x दूरी पर स्थित है। जो कि गोले के केंद्र ओ से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो हम क्या करें, उस शक्ति के अगर हम आयतन की बात करें, जो शक्ति हमने ली है, तो शक्ति का आयतन कितना हो जाएगा, शक्ति का आयतन वही, उसकी परिधि टोटल 2πr। ठीक है, और इंटू में उसकी मोटाई कितनी है, dx मोटाई के बराबर ले रहे हैं। ठीक है ना, या शक्ति का आयतन कुल, सॉरी इसका क्षेत्रफल लेंगे ना, क्षेत्रफल इंटू में मोटाई। ठीक है ना, आयतन कैसे लेंगे हम, क्षेत्रफल इंटू मोटाई के बराबर। देखो जिनको नहीं आता फॉर्मूला मैं बीच में लिख भी देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसका कुल रेडियस कितना बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। कैसे, ये टोटल रेडियस है ना आर के बराबर, ये टोटल रेडियस है आर के बराबर, जबकि इसकी दूरी तो केवल कितनी है, एक्स दूरी पर स्थित है, मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में मोटाई कितनी हो गई, dx के बराबर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx हो गया। क्लियर है, तो अब इसीलिए हम इस शक्ति का क्या ले लेंगे, द्रव्यमान ले लेंगे, इम्प्लाइज शक्ति का द्रव्यमान। सब में देखो हम वही वही काम कर रहे हैं, शक्ति का आयतन, शक्ति का द्रव्यमान, जिससे मिलकर के बन रहा है उसका लेकर के, और लास्ट में हम क्या कर देते हैं, सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो शक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ dm बराबर एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना था, 3m अपॉन 4πr³ और इंटू में ये इसका आयतन कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। पाई से पाई कैंसिल, मतलब आपके पास dm बराबर क्या बच गया, 3m अपॉन में 4r³ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इक्वेशन नंबर 3।
चक्ति का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस चक्ति का जड़त्वाघूर्ण पता करेंगे। ठीक है, तो चक्ति का जड़त्वाघूर्ण देखते हैं और फिर उस जड़त्वाघूर्ण का हम क्या करेंगे, सबके लिए समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि चक्ति के द्रव्यमान केंद्र O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण समझ गए आप। शक्तियां आपकी कैसे ऐसे खड़ी खड़ी लगी हुई है शक्तियां, ठीक है ना। आप 3D में इमेजिन करो, शक्तियां आपकी ऐसे खड़ी खड़ी लगी हुई है, तो उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ, उनके बीचों बीच से जाएगा। मतलब ये जो एक्स एक्सिस अक्ष है ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा शक्ति के लिए। समझ में आ रहा है। शक्तियां इस प्रकार से लगी हुई है, पूरी आपकी ऐसे लंबाई लंबाई में लगी हुई है शक्तियां, और उससे मिलाकर के वो पूरा गोला बना रही है। तो द्रव्यमान केंद्र उनके बिल्कुल बीचों बीच में से जाएगा, मतलब ये एक्स एक्सिस, और इसकी लंबवत लंबाई कितनी है, आर के बराबर है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास इसका जड़त्व आघूर्ण डी बराबर कितना हो जाएगा, dm इंटू में आर स्क्वायर के बराबर। एम आर स्क्वायर होता है तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, dm इंटू में आर स्क्वायर के बराबर। और हमने क्योंकि यहाँ पे क्या बात की है, शक्ति के लिए, तो शक्ति के लिए हम द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष निकाल चुके हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस देखो आपने अभी जो शक्ति के लिए निकाला उसमें फर्स्ट केस में द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जब निकलती है उस अक्ष के लिए जड़त्वाघूर्ण का मान किसके बराबर होता है, तो वो आपका होता है 1/2 mr स्क्वायर के बराबर आया था। तो m की जगह यहाँ dm इंटू में आर स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान रखना है यहाँ पे शक्ति के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, वहां से लगाया हमने द्रव्यमान केंद्र O से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ मान रख देते हैं 1/2 इंटू dm का मान अभी आपके पास किसके बराबर आ गया था, 3m अपॉन में 4 क्यूब। लिखेंगे 3m अपॉन 4r क्यूब, सॉरी, इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। 3m अपॉन 4r क्यूब इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू में यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह मान हमारे पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो आप, इसको चाहे यहीं पे लिख लो, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेना ब्रैकेट में, क्योंकि किससे हमने मान लिखा है 1/2 mr स्क्वायर से लिखा है। तो शक्ति के लिए m का dm हो जाएगा और आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर बच जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, क्या मान बच जाएगा आपके पास, 3m अपॉन 8r क्यूब इंटू में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर इंटू dx। इक्वेशन नंबर 4 इसका मान निकला ये शक्ति के लिए जड़त्वाघूर्ण का मान। अब शक्ति हमारे पास टोटल इन शक्तियों से मिलकर के ही बन रहा है हमारे पास मान, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। नोट कर लो पहले एकदम। हमें फाइनल क्या निकालना था, आई एक्स एक्स का मान, व्यास हमने एक्स एक्स लिया था। ठीक है ना, इसके सापेक्ष में मान निकाला था। अब देखो यहाँ मान किस तरीके से निकालेंगे, जैसे शक्ति से मिलकर के जो बन रहा है हमारा पूरा गोला, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं आधे तक के लिए, मतलब आधे गोले के लिए, इतने के लिए, और उसके बाद इस आधे के लिए, मतलब हम इसको ये निकाल सकते हैं 2 इंटू में 0 से r के लिए। समझ रहे हो, पहले क्योंकि r इसकी रेडियस ही हमने ले रखी है, r व्यास के सापेक्ष तो हमें निकालना है, तो अभी हम कुल व्यास निकाले करके क्या, पहले आधी त्रिज्या कितने शक्तियों से मिलकर के बनी हुई है, 0 से r तक के लिए ले लेते हैं, और उसका डबल कर दे तो हमारे पास पूरे गोले के लिए मान आ जाएगा। ठीक है, शक्तियां कितनी शक्तियां यहाँ लगी हुई है, या शक्ति के एक शक्ति के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण का मान हमारे पास ये आया है, तो 0 से r में कितनी शक्तियों के लिए जड़त्वाघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो हम इनका समाकलन कर दे, 0 से r के लिए इतना मान आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें इस आधे गोले के लिए मान मिल जाएगा, उसका डबल कर दे तो पूरे गोले के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 0 से r
3m अपॉन में 8r³ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में dx। समझ में आ गया। 2 इंटू 0 से r, पहले 0 से r में ले लेंगे, आधे होने के लिए डबल कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 से ये कैंसिल 4, तो मान कितना हो गया हमारे पास 3m अपॉन में 4r³। ये मान तो आप ले लो बाहर और इंटीग्रेशन कर दो 0 से r में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का इंटू में dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन आप खुद करना, इजी सा होगा। देखो हिंट थोड़ा सा बता देती हूँ। अपॉन 4r³, आप क्या करो इसको 0 से r में इसको खोल लो, तो क्या मान बच जाएगा r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, सबके लिए निकाल करके और 0 से r की आप लिमिट रख दोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा 8r⁵ अपॉन 15 आ जाएगा। r⁴ है, इंटीग्रेशन करोगे r⁵ सबके लिए कर देना मान, तो ये आ जाएगा और इंटू में आपके पास ये मान ऑलरेडी है ही 3/4 m/r³। ये जिनको समझ में नहीं है रफ में करके देख लेना अलग से, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, r3 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 2/5 m/r²। गोले का उसके व्यास के सापेक्ष 2/5 m/r²। ठीक है, इसको जिनको नहीं आया इंटीग्रेशन आप रफ में कंप्लीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड केस लिखिए इसका। सेकेंड केस लिखिए, गोले को स्पर्श करती हुई रेखा के सापेक्ष। ठीक है, मतलब एक तरह से स्पर्श रेखा के सापेक्ष लिखेंगे। गोले को स्पर्श करती हुई रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो गोले को स्पर्श करती हुई रेखा मतलब कुछ ऐसा मान सकते हैं, ये जैसे हमने पूरा गोला ले लिया, भरा हुआ है ये गोला हमारा। ठीक है, अब ये इसके केंद्र के बीचों बीच में से जो इसके अक्ष निकल रही है और ये हमने मान लिया कोई इसको स्पर्श करती हुई रेखा निकल रही है। ठीक है, तो उसको स्पर्श करती हुई रेखा के सापेक्ष हमें निकालना है। आप इसको मान दे दो, ये ए बी मान लिया कोई और ये हो गया हमारे पास सी डी। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई r, गोले की त्रिज्या कितनी हो गई r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ क्लियरली आपका क्या लग जाएगा समांतर अक्षों की प्रमेय से, समानांतर अक्षों की प्रमेय से किसके सापेक्ष निकालेंगे ICD बराबर क्या माना जाएगा IAB प्लस MR²। IAB यहाँ पर क्या है, एक तरीके से गोले का व्यास है, व्यास के सापेक्ष अभी हमने किसके बराबर निकाला 2/5 MR² के बराबर और प्लस MR², मतलब फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7/5 MR²। 7/5 MR²। ठीक है, तो गोले के लिए आपके ये दो केसेस ही हैं, एक तो व्यास के सापेक्ष और एक स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो आपके गोले के लिए हो गया कंप्लीट। एक और आपका रह रहा है बेलन के लिए। तो कल हम बेलन के लिए बेलन में भी क्योंकि आपके 2-3 केस हैं, गोले से रिलेटेड कंप्लीट हो गया। आपने डिस्क के लिए देख लिया कैसे रिंग से मिलकर बनी हुई आती है, ये चीज समझ में आ गई। उसमें आपने एन्युलर डिस्क के लिए देख लिया, ये कंप्लीट आपने गोले के लिए 2 केस देख लिए। क्लियर है, तो ये आप लोग कर लीजिए कोई। और जो भी इसमें इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करवाया है बीच में, वैसे सब करवा दिया है। एक आध कोई अगर आपको लगे कंफ्यूजन तो आप रफ में करके देखें, ठीक है। और एक बेलन का एक केस और रह रहा है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।